गाइस वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं एज प्रॉमिस्ड। अब एनबीएफसी सेक्टर की 3 कंपनीज को मैं कवर करने वाला हूं। स्टार्टिंग विद ये वाले वीडियो में केपरी ग्लोबल की बात कर लेंगे। इनके लिए पूरा जो जो साल है FY25 वो कैसा गया वो देखेंगे। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आ रही है, ऑलमोस्ट 45% से 50% का एयूएम इनका ग्रोथ रहा है इस साल में। तो ये कैसे अचीव कर पा रही है और क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है FY26 में, ये हम समझेंगे। फॉलोड बाय एसबीएफसी और जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आफ्टर दिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो पूरा एनबीएफसी वाला स्पेस है ना, इट इज इन अ स्वीट स्पॉट। फेब्रुवरी के जो रेट कट स्टार्ट हुआ था 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने 2 साइकिल्स में कर दिया था आरबीआई ने। एंड देन लास्ट फ्राइडे को जो मॉनिटरी एक्शन हुआ है उसमें अगेन 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है, विच इज वेरी गुड न्यूज स्पेसिफिकली फॉर एनबीएफसी सेगमेंट। बिकॉज एनबीएफसी के लिए सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होता है, इनके लिए जो पैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कस्टमर को लोन देना है, वो आता है बैंक से। अगर बैंक के लिए अगर रेट कट होता है तो ये रेट कट इसेंशियली पास ऑन होगा, एनबीएफसी को इसका बेनिफिट मिलता है। और कुछ हद तक तो ये कस्टमर को पास ऑन कर भी दे, बट बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल, अगर वो रिस्कियर प्रोफाइल है तो इनके जो रेट्स होते हैं या फिर यील्ड होता है वो एलिवेटेड होता है। तो एक काफी हद तक इनको बूस्ट मिलता है, जो इनके निम्स होते हैं वहां पे पॉजिटिवली सपोर्ट मिलता है। तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा जो सीआरआर रेट कट हुआ है, तो सीआरआर इसेंशियली होता क्या है, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक्स को कुछ पैसा रिजर्व्स में रखना पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है क्योंकि सीआरआर का भी रेट कट हुआ है 1% से। तो बैंक्स के पास एडिशनल फंडिंग अवेलेबल है जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उनको दे सकता है। तो एनबीएफसी के लिए स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर में एक प्रॉब्लम था कि एक तो लिक्विडिटी का क्रंच था, पैसा रेडिली अवेलेबल नहीं था, कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ रहा था, तो दोनों साइड से इनको मार झेलनी पड़ रही थी। अब दोनों साइड पे सिचुएशन एक साथ में इजियर हो गया। एक तो रेट कट्स हो गए तो फंडिंग का जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा, उसके अलावा लिक्विडिटी सिस्टम में इतनी अब ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऑब्वियसली ये फेजेस में आने वाली है, सितंबर तक कुछ 2.5 लाख करोड़ जितना लिक्विडिटी सिस्टम में इंफ्यूज होगा, जो अवेलेबल होगा। एनबीएफसी भी इसमें से फायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली एनबीएफसी को पैसा देने के लिए बैंक्स में कंपटीशन होगा, बिकॉज वो तो चाहेंगे कि भाई पैसा आइडल रखने से अच्छा है कि भाई एनबीएफसी को दे दो। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, रिकवरी का कर पा रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी स्ट्रांग है, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स बैंक के लिए बन जाएंगे, राइट। को लेंडिंग को इसमें बूस्ट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से एनबीएफसी आर द फ्लेवर जो सबसे स्वीटेस्ट स्पॉट में करंटली है। पूरा अगर कोई भी आप सेक्टर पकड़ के चले तो इफ यू आस्क मी, एनबीएफसी इज इन द स्वीटेस्ट स्पॉट। तो ये सिचुएशन है और ये बैकड्रॉप है गिवन जो लास्ट ईयर का सिचुएशन था। जस्ट रिकॉल लास्ट ईयर में देयर वाज मल्टीपल गाइडलाइंस रेस्ट्रिक्शन जो आए थे फ्रॉम आरबीआई, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में काफी प्रेशर था, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई थी। फिर आरबीआई ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लाए। आप ये कस्टमर को जो ओवर लेवरेज वाला सिचुएशन था, अब वो भी धीरे धीरे Q4 आते आते हमने जब बिजनेस अपडेट्स की बात की थी कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वो भी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। तो एक तो बैकड्रॉप जो है, बेस जो है, लास्ट ईयर का सिचुएशन जो था वो खराब था। अब उसके विपरीत अब ये जो सिचुएशन पूरा बन रहा है, दैट इज वेरी ऑपोजिट एंड वेरी इंकरेजिंग एंड पॉजिटिव। तो दोनों साइड से एवरीथिंग इज गेटिंग अलाइंड वेरी पॉजिटिवली फॉर एनबीएफसी। तो ये एनबीएफसी सेक्टर की आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पकड़ लीजिए, माइक्रो फाइनेंस पकड़ लीजिए, एमएसएमई लेंडर्स पकड़ लीजिए, सबको बेनिफिट मिलने वाला है। जस्ट दैट एक्सटेंट ऑफ दैट बेनिफिट वुड बी डिफरेंट। अब इसमें से कौन कितना फायदा उठाता है वो तो हमें एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। तो अब केपरी ग्लोबल की बात कर लेते हैं। तो केपरी ग्लोबल के लिए ये सारे खराब सिचुएशन में जो FY25 था, जहां पे एनबीएफसी वर स्ट्रगलिंग टू ग्रो 20-25%, उनका जो हिस्टोरिकल ग्रोथ था, पेस का जो ग्रोथ का पेस था वो घट रहा था। इवन 5 स्टार की हम बात करेंगे, एसबीएफसी की बात करेंगे, उनके लिए भी ग्रोथ आ रहा है 20-25%, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। बट हिस्टोरिकली जो 30-35% ग्रोथ आ रहा था वो नहीं आया है, पेस ऑफ ग्रोथ उनके लिए भी घटा है। बट केपरी ग्लोबल इज कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो मैंने पोस्ट में भी बात किया था कि केपरी ग्लोबल के लिए जब मैं एनालिसिस किया, मतलब ये आई एम हार्डली कवरिंग इट सिंस 1 और 2 क्वार्टर्स, तो आई वाज सरप्राइज टू लुक एट कि इनके मुझे नंबर्स में कहीं पे भी कुछ एज सच नेगेटिव ढूंढ के भी नहीं मिल पा रहा था। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि भाई इज इट रियली लिविंग इन द सेम वर्ल्ड जो अदर एनबीएफसीज है, बिकॉज इनका एएम ग्रोथ देखेंगे आप 45-50% है, और जो हार्डली कुछ चेंज हुआ है प्रीवियस 4-5 क्वार्टर्स में। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ व्हाइल मेंटेनिंग द एसेट क्वालिटी इन्होंने पूरा फाइनेंशियल ईयर FY25 निकाला है। और अब जब सिचुएशन फेवर में आ रहा है तो आई जस्ट थिंक दे आर अगेन इन द स्वीट स्पॉट टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर इनका अभी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो 46% का एयूएम ग्रोथ रहा है इस साल का। इफ यू लुक एट देयर नंबर्स यू विल नोटिस कि इनका 46% एयूएम के साथ साथ एसेट क्वालिटी पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी है, 1.5 का जीएनपीए, अंडर 1% एनपीए एनएनपीए, जो अगेन लास्ट क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली ऑन डिक्लाइन है। तो एसेट क्वालिटी में भी कोई चैलेंजेस नहीं दिखते हैं। आरओई इनका जो एक डिवाइन पैरामीटर होता है किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को एनालाइज करने के लिए, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो एज सच कोई कॉस्ट जो होता है, क्रेडिट कॉस्ट होता है या फिर एसेट क्वालिटी वाइज अगर चैलेंजेस होते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता है। अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका पैट पे इम्पैक्ट आता है, पैट खराब होगा तो आपका आरओई डिटोरिएट होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है इनके नंबर्स में।
तो और अदर ये भी नहीं दिखता है कि भाई कहीं पे कुछ स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। तो सी मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी बार बोला है, जब भी एसेट क्वालिटी साइड पे चैलेंजेस आते हैं तो कोई भी बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो अपना वो पूरा फोकस पूरी एनर्जी लगा देती है कलेक्शन साइड पे इंप्रूव करने में, वहां पे ज्यादा लोगों को वो हायर करती है, कलेक्शन इफिशिएंसी इंप्रूव करने में पूरा एनर्जी लगा देती है। और क्योंकि कलेक्शन पे पूरा फोकस होता है तो आपका जो फोकस है वो ग्रोथ पे नहीं रहता है। तो जो भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, उसका फोकस एयूएम पे ग्रोथ करने पे कभी नहीं होगा। अब केपरी ग्लोबल को आप देख लीजिए, इनका क्योंकि एसेट क्वालिटी पे इतना अच्छा कंट्रोल है, आरओई का डायरेक्शन इतना स्ट्रांगली इंप्रूव हो रहा है, पॉजिटिव है, तो बैंक इज गोइंग ऑल द गन। आप देखेंगे इनका एयूएम के जो ग्रोथ है उसमें एसेट कोई ज्यादा डिफरेंस आया नहीं। स्टार्ट में जो ऑलमोस्ट 50% के आसपास था, एंड होते होते भी 46%, तो नॉट मच डेविएशन फ्रॉम अर्लियर ग्रोथ दैट दे वर शोइंग, राइट। तो अब ये एड कहाँ से हो रहा है, तो विल गो इनटू डिटेल इनके वर्टिकल्स क्या है। बट यू विल नोटिस कि इनका ब्रांच एडिशन भी स्ट्रांग है, मतलब इनका जो स्टार्ट ऑफ द ईयर 935 ब्रांचेस थे, अभी 1111 पे पहुंचा है, तो ऑलमोस्ट 19% के आसपास तो ब्रांच एडिशन है। अब इतना ज्यादा जब आप ब्रांच एक्सपांशन करते हो तो अगेन ये अब ब्रांचेस जब एक्सपांड होके जब मैच्योर हो जाएंगी, अब उनका जो विंटेज बढ़ता है, तो वहां पे फिर ब्रांच मैच्योर होगी तो और ज्यादा ग्रोथ आएगा। तो ये ब्रांच का एक्सपांशन भी स्ट्रांग हुआ है। अब इनके जो ब्रांच का नंबर है ये दो सेगमेंट्स में देते हैं। इनका एक बड़ा पोर्टफोलियो है गोल्ड लोन का, तो गोल्ड रिलेटेड ब्रांचेस कितना एक्सपांशन हुआ है, एंड देन नॉन गोल्ड ब्रांचेस का एक्सपांशन कितना हुआ है, दो स्पेसिफिक अगर सेपरेट नंबर देते हैं, पर दोनों साइड पे आप देखेंगे तो कंपनी हैज डन वेल, दोनों साइड पे एक अच्छा खासा एक्सपांशन हुआ है। लास्ट ईयर में आई थिंक इन्होंने टोटल मिला के कुछ 176 ब्रांचेस को ऐड किया है। इनका लोन बुक साइज ऐसा कोई छोटा नहीं है, मतलब अगर हम एसबीएफसी, फाइव स्टार या फिर हमने हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज की बात की है, जैसे आधार हो गया, एक्टस हो गया, होम फर्स्ट हो गया, जिनके लोन बुक का साइज लेस देन 20,000 करोड़ है। इंडिया शेल्टर सबसे छोटा है, आई थिंक 7-8 हजार करोड़ है। इसका लोन बुक का साइज है ऑलमोस्ट 22 to 23,000 करोड़। तो लोन बुक का साइज भी ऐसा कोई सबसे छोटा नहीं है कि उसके ऊपर ये बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखा रहा है, तो लोन बुक का साइज भी अच्छा खासा है, उसके बावजूद अच्छा डिसेंट सा ग्रोथ दे रहा है। तो मुझे ना ऐसा इनके नंबर्स को एनालाइज करके डिटेल में जाके कुछ लगा ही नहीं है सच कि भाई कहाँ पे कुछ पेन पॉइंट्स है या फिर चैलेंजेस है, या फिर एटलीस्ट नॉट इवन अ स्लो डाउन जो इनके नंबर्स में कहीं पे विजिबल हो। अभी अगर इनके सेगमेंट्स देखें तो कंपनी 4 सेगमेंट्स में टिपिकली ऑपरेट करती है। इनका एक तो है एमएसएमई लोन्स, तो ये माइक्रो जो एमएसएमई होते हैं ये या फिर एसएमईज होते हैं उनको लोन देते हैं। एवरेज टिकट साइज इनका ऑलमोस्ट कुछ 22 लाख के आसपास है, तो बड़े एमएसएमईज को लोन देते हैं। एसबीएफसी, फाइव स्टार भी एमएसएमई लेंडर्स है, बट उनका टिकट साइज ऑलमोस्ट 5 to 7 लाख के आसपास है, तो ये बड़े एमएसएमईज को लोन देते हैं। 22 लाख का इनका एवरेज टिकट साइज है। इसके अलावा गोल्ड लोन जो इनका सबसे बड़ा पार्ट है पूरे लोन बुक का, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है। इफ यू ऑब्जर्व, लोन बुक का साइज फॉर गोल्ड लोन वाज ऑलमोस्ट एट 22-23%, जो अभी ऑलमोस्ट 35% हो गया है। और जो एमएसएमई का बुक है ऑलमोस्ट 30% के आसपास था, 32%, वो अभी 23% के आसपास आया है। तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए ऑलमोस्ट। सी अब ये एमएसएमई वाला बुक को इन्होंने कॉन्शियसली एग्रेसिवली ग्रो नहीं किया है, बट बिकॉज ये अगेन वो माइक्रो फाइनेंस वाले जो चैलेंजेस है वो काफी क्लोज सेक्टर है एमएसएमई वाला। अगर माइक्रो फाइनेंस में चैलेंजेस है तो वहां पे भी प्रेशर आते हैं, बिकॉज सिमिलर कस्टमर प्रोफाइल, सिमिलर एरियाज में ऑपरेशन है, तो यहाँ पे भी प्रेशर दिखता है। तो इन्होंने कॉन्शियसली उस बुक को थोड़ा स्लो ग्रो किया है और फोकस पूरा अपना बढ़ाया है गोल्ड लोन बुक पे, और यहाँ पे इनको सबसे बेस्ट ग्रोथ आई है। इनका यील्ड भी हम देखेंगे आगे चलते हुए तो सबसे अच्छे है गोल्ड लोन पे ही। तो ये जो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है इनके लिए आउट परफॉर्मर रहा है पूरे ये साल में। अगर बाकी अदर सेगमेंट की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस कॉन्स्टेंटली अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है, और एक कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी है, तो ये टिपिकली जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं या फिर उनको भी ये लेंडिंग करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े तो रिटेल साइड पे जो ये सारे लोन्स दे रहे हैं उसमें एक और पार्ट है, ये को लेंडिंग भी करते हैं। तो इसेंशियली लोन्स देने के अलावा इन्होंने नॉन इंटरेस्ट इनकम बिल्ड करने पे काफी फोकस किया है, विच इज अगेन अ वेरी डिफरेंट अप्रोच जो हम अदर एनबीएफसी को देखते हैं। टिपिकली अगर आप अदर एनबीएफसी देख लिया, आप एसबीएफसी को पकड़िए या फिर फाइव स्टार को देख लीजिए, नॉन इंटरेस्ट इनकम इनके पूरे इनकम का टोटल इनकम का जो होता है विच इज इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम, तो ये नॉन इंटरेस्ट जो इनकम होता है वो टिपिकली 10-12%, 15% के आसपास होगा। इस केपरी ग्लोबल का अगर आप नॉन इंटरेस्ट इनकम का पोर्शन देखेंगे तो इनके पूरे इनकम का ऑलमोस्ट 30% है नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो इसेंशियली कंपनी क्या कर रही है, 3-4 चीजें एडिशनली कर रही है। एक तो ये को लेंडिंग करती है, इसके अलावा ये कार के लिए कार लोन्स का ओरिजिनेशन काम करती है, ये इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये 3-4 चीजें करते हुए इनको एक फी इनकम मिलता है, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा ज्यादा कोई कैपिटल भी इन्वॉल्व नहीं होता है, और एक फी इनकम जनरेट होता है आपके लिए, जो इनको काफी हद तक हेल्प कर रहा है अपने आरओई को बूस्ट करने के लिए। तो ये अगेन एक डिफरेंट अप्रोच है। इससे एक इनको इनके जो एसेट क्वालिटी का ग्रोथ है वहां पे अगर कुछ स्लो डाउन होता है, बट इनके इनकम में जो इनका टोटल इनकम होता है वो फ्लक्चुएशन इनके इनकम में उतना ज्यादा नहीं दिखता है, बिकॉज
नॉन इंटरेस्ट इनकम वाला जो एक बड़ा पार्ट है वो सपोर्ट करता है इनके टोटल इनकम के ग्रोथ को। तो ये अगेन बहुत अच्छा एस्पेक्ट लगा मुझे इनके बिजनेस का, ऑलमोस्ट 30% नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो यही इनके नंबर्स में आपको दिखेगा कि नॉन को लेंडिंग वाला जो एक बुक है, जिसमें अगेन ये कौन से लोन देती है, गोल्ड लोन है, हाउसिंग फाइनेंस लोन है, एमएसएमई है, उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 12% से 18% पे बढ़ा है। ग्रोथ देखेंगे आप, एयूएम का ग्रोथ ग्रोथ देखो आप, गोल्ड लोन का 34 जो 1000 मिलियन का लोन है वो ऑलमोस्ट 80,000 मिलियन पे पहुंचा है। तो ऑलमोस्ट वी कैन से 2.5x हुआ है जो गोल्ड लोन का इनका बुक है। तो सबसे तगड़ा ग्रोथ इनको यहीं पे आया है। हाउसिंग लोन बुक में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। स्लोएस्ट पेस से जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है इनके एमएसएमई वाले बुक में, एज ऑलरेडी मेंशन। अभी अगर सेगमेंट वाइज बात करें ना, तो यू विल नोटिस इनका एमएसएमई वाला बुक जो है वो डाइवर्सिफाइड है इनका। अगर पहले अगर रफली ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस बता दूं तो ये मेजॉरिटी नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन फोकस्ड एमएसएमई सॉरी जो एनबीएफसी है। साउथ में इनका प्रेजेंस जो है थोड़ा नेग्लिजिबल है, अभी तक इनका डोमिनेशन या फिर प्रेजेंस साउथ में उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो इसी की वजह से ना एक और जो एक आइसोलेटेड रहा है। अब वी नो देयर वर 2 स्टेट जहाँ पे ऑर्डिनेंस वाला जो इश्यूज हुए थे, जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई थी एनबीएफसी के लिए कि अगर अगेन दैट वाज नॉट फॉर जो लिस्टेड या फिर जो आरबीआई के अंडर आने वाली एनबीएफसी उनके लिए नहीं था, बट सेक्टर के लिए था जो ऑर्डिनेंस आए थे। तो ये सारे स्पेस में अगेन प्रॉब्लम्स के बीच में ये केपरी ग्लोबल आइसोलेटेड रहा था, बिकॉज कर्नाटका या फिर तमिलनाडु यहाँ पे इनका एक्सपोजर ही बहुत कम है। तो ये सारे दिक्कतों में अगेन ये कंपनी फंसी ही नहीं, बिकॉज प्रेजेंस ही आपका बहुत कम है। मोर और लेस इनका प्रेजेंस सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन में है। बोथ गोल्ड हो गया या फिर नॉन गोल्ड बिजनेस हो गया, मोर इज लोकेटेड टुवर्ड सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन। अगर सेगमेंट वाइज बात करें, एमएसएमई का इनका जो टिकट साइज है एज आई सेड 20 लाख के आसपास है। यहाँ पे इनका जो ग्रोथ है स्लोअर साइड पे रहा है, डाइवर्सिफाइड बुक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इनका बेस जो है कस्टमर का 97% है। टिपिकली ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, मतलब छोटे कारोबारी है, इनको ये लोन देते हैं। जो सपोज कोई दुकानदार है, कोई किराना चला रहा है, जो शॉप ओनर्स है, इनको ये टिपिकली लोन देते हैं। और लोन टू वैल्यू रेशियो कांस्टेंट है अराउंड 55-56%। तो लाइव अकाउंट अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लाइव अकाउंट्स एज सच तो कम हुए हैं इनके 31,800 से 30,949। तो इन्होंने कॉन्शियसली उस बुक को एग्रेसिवली ग्रो नहीं किया है। बट इफ यू लुक एट Q4 में फर्स्ट इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू Q3 ऑफ लास्ट ईयर। तो नाउ अंडरस्टैंडिंग कि भाई जैसे हमने प्रीवियस अपडेट्स में भी बात किया कि धीरे धीरे अब जो एमएसएमई वाला या फिर माइक्रो फाइनेंस वाला जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हुआ है। काफी सारे एनबीएफसी ने बोला है कि हमारा जो कलेक्शन है जैन फेब मार्च में मंथ ऑन मंथ इंप्रूव हुआ है। तो माइक्रो फाइनेंस लेंडर अगर बोल रहे हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, हमें कलेक्शन आ रही है, पैसे वापस कर रहे कस्टमर, तो ग्रोथ पे वापस फोकस कर सकते हैं। तो Q4 में थोड़ा सा पिकअप दिखा है, बट अगेन इट इज येट टू पिकअप। प्रीवियसली 30% के कंट्रीब्यूशन करता था इनके पूरे बुक में, बट अभी 22 के आसपास, 23 के आसपास है। सेकंड बुक जो है गोल्ड लोन, द बेस्ट पार्ट इन देयर बुक, जो इनका अभी टिपिकली जो गोल्ड लोन का टिकट साइज है 1.2 to 1.3 लाख है, और जो टेन्योर होता है वो हार्डली 6-8 मंथ्स का होता है। तो रिपीट कस्टमर काफी इनका 50% से ज्यादा है। जो इनके मैनेजमेंट ने बोला कि रिपीट कस्टमर बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्रेजेंस दैट वी हैव बिल्ड ओवर अ टाइम। कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से हम क्विकली विद इन फ्यू आवर्स लोन को डिसबर्स कर सकते हैं। पूरा डिजिटाइज हमारा प्रोसेस है। पूरे लोन ओरिजिनेशन से लेके पूरा लोन प्रोसेसिंग करने तक और पूरा लोन क्लोजर होने तक पूरे इनका जो प्रोसेस है वो टेक प्लेटफॉर्म के साथ एनेबल्ड है। तो कस्टमर को ऐसा कोई हैसल नहीं होता है। तो रिपीट कस्टमर इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। 50% से ज्यादा इन्होंने बोला कि रिपीट कस्टमर बेस है हमारा। और ये जो इनका आप अगर और एक फैक्टर लोन टू वैल्यू रेशियो देखेंगे, 75% जो आरबीआई का थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है उसके अंडर है। अब सी आरबीआई ने यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस लाए थे कि आप जो टिपिकली गोल्ड लोन आप दे रहे हो, आप उसकी क्वालिटी पे जो आईएफएल के साथ प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद से क्वालिटी पे कंट्रोल रखना, या फिर उस गोल्ड लोन जिस कस्टमर को दे रहे हो उसका एंड यूसेज क्या है आपको वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये सारे रेगुलेशंस आ रहे थे, बट अगेन उसके रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं कि ये टिपिकली जो 2 या फिर 2.5 लाख के नीचे वाले कस्टमर से उनके लिए सारे कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। तो इसेंशियली अगर 1.3 के आसपास लाख का अगर लोन दे रहे हैं तो इसेंशियली ये तो इनको अप्लाई होते भी नहीं है ऐसा। और इन्होंने लोन टू वैल्यू रेशियो भी आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अंडर 75 ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। तो एज सच कोई यहाँ पे भी दिक्कत दिखती नहीं है। अगर इनका पोर्टफोलियो देखेंगे वेरी वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ज्योग्राफी है, बट अगेन डोमिनेटेड बाय जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन है। थर्ड हाउसिंग फाइनेंस, ये इनका डिसेंट पेस से वो ग्रो होने वाला सेगमेंट है। 22 लाख का जो इनका एवरेज टिकट साइज है, डाइवर्सिफाइड अगेन। एंड देन यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का प्रेजेंस ऑलमोस्ट जो कस्टमर बेस है 68% से। तो वेरी सिमिलर टू जो हमने होम फर्स्ट या फिर जो इंडिया शील्ड की बात की थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस करते हैं, तो ऐसा ही इनका भी लोन बुक है, मोर फोकस टुवर्ड दिस सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर बेस। तो अगर आगे बढ़े कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, अब ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंस टिपिकली थोड़ा रिस्कियर माना जाता है। रियल एस्टेट डेवलपर को ये फंडिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। आई थिंक इनके कुछ 282 लाइव प्रोजेक्ट्स है करंटली, और इनका टिकट साइज ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग इनका जो अमाउंट है
जो इस क्वार्टर के एंड में है वो अराउंड 147 मिलियन रुपीज का है। और लाइव अकाउंट्स इनका एट अ डिसेंट पेस ग्रो भी हो रहा है। एयूएम इनका इस साल में इस सेगमेंट का जो है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 58% से ग्रो हुआ है। अगेन ये जो कस्टमर को, जो रियल एस्टेट डेवलपर को ये फाइनेंस करते हैं, ये मिड साइज रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं जो इसेंशियली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे ये फंडिंग करते हैं। ये इनका हमेशा से टारगेट होता है। करंटली ये जो लोन बुक का कंट्रीब्यूशन है इसका 18% है। उनका आगे चलते हुए कहना है कि हम इसको अराउंड 20% के नीचे ही रखेंगे हमेशा से। तो ये हो गया इनका फोर्थ और लास्ट पार्ट। अब अगर आगे बढ़े और इनके नॉन इंटरेस्ट इनकम वाले जो सेगमेंट्स अगर उनकी बात करें, तो ये डिफरेंट पार्टनर्स के साथ बैंकिंग पार्टनर कार लोन का ओरिजिनेशन करते हैं। तो इसेंशियली ये लोन देते नहीं है, बट जो बैंक्स होती है जो ये सारे रीजन्स में टियर 3-4 सिटीज में अगर ऑपरेट नहीं कर रही है, तो इसेंशियली लीड जनरेशन का काम करती है। फिर जो कस्टमर का प्रोफाइलिंग करना है, रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, उसको कितना लोन देना है, रिस्क असेसमेंट करना है, ये सारी काम बैंक करेगा। ये सिर्फ लीड जनरेशन का काम करती है। और जितना फिर लोन डिसबर्समेंट होगा तो उसका एक फी इनकम इनको मिलता है, राइट। तो ये इनका इसेंशियली बिजनेस मॉडल है यहाँ पे कार लोन ओरिजिनेशन का। तो एवरेज टिकट साइज जो लोन का ये देते हैं अराउंड 10.5 लाख के आसपास है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो इनका जो नेटवर्क है, इफ यू लुक एट अगेन, जो मोर फोकस्ड है टुवर्ड्स सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन, धीरे धीरे कर्नाटका और जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे जा रहे हैं धीरे धीरे, बट दैट प्रेजेंस इज स्टिल डोमिनेटेड बाय नॉर्दर्न रीजन। अभी अगर पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट इज, इफ यू लुक एट इनका परफॉर्मेंस, तो यू विल नोटिस इनका जो यील्ड्स है दे आर ऑन अ राइजिंग ट्रेंड सिंस लास्ट Q4। मतलब वी हैव सीन क्वाइट अ फ्यू एनबीएफसी जिनका यील्ड का जो ग्रोथ है, मतलब जिस रेट से कस्टमर को लोन देते हैं उसका पेस स्टैग्नेट हो रहा था। कुछ एनबीएफसी ने तो अपने यील्ड्स पे कुछ कटौती भी की थी। आई थिंक 5 स्टार आल्सो हैज डन 200 बेसिस जो रेट कट इन देयर आई थिंक लास्ट क्वार्टर। तो एनबीएफसी अपने यील्ड्स पे कट डाउन करी थी, बट अगर आप इनके यील्ड्स देखेंगे ये पूरे साल में FY25 में बढ़े हैं। कॉस्ट ऑफ फंड भी इंप्रूव है, बट जिस पेस से यील्ड्स बढ़े हैं वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि इनके स्प्रेड है और जो निम्स है वहां पे एक इंप्रूवमेंट है। इनके स्प्रेड 6.4 पे थे, अभी 7.8 पे पहुंचे हैं। निम्स भी 8.1 पे थे, अभी 8.8 पे है। तो काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और व्हाइल ग्रोइंग दैट एग्रेसिवली, इनका जो ये यील्ड और मार्जिन वाला सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है। इनका अगर यील्ड का सिनेरियो देखेंगे ना सेगमेंट वाइज, तो गोल्ड लोन का जो यील्ड है सबसे बेस्ट है। 22% का इनका यील्ड मिलता है इनको, विच इज वेरी वेरी गुड। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इनका अच्छा खासा 13% का ग्रोथ है, एमएसएमई में 15% एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में 17%। तो सारे सेगमेंट अच्छे करते हैं, बट गोल्ड फाइनेंस अगेन आउटस्टैंडिंग देयर, 22% का इनका जो यील्ड यहाँ पे अचीव कर पा रहे हैं। विल टॉक अबाउट इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है सारे सेगमेंट्स पे। अभी अगर नॉन इंटरेस्ट सेगमेंट की अगर बात करें, तो यू विल नोटिस नॉन इंटरेस्ट सेगमेंट में जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है एक तो कार लोन पे जो फीस है, या फिर को लेंडिंग इनकम है, या फिर जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बी इट जनरल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। तो डिफरेंट आई थिंक इनका कुछ 28 कुछ इंश्योरेंस के साथ टाई अप है और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करती है। अगर नंबर्स में अगर आपको बताओ, तो इंश्योरेंस इनकम इनके लिए FY25 में जो जनरेट हुआ है, या फिर जो पूरा फी इनकम है उसका अगर ब्रेकअप बताओ, तो 73 करोड़ इंश्योरेंस फी है। जो कार लोन से ओरिजिनेशन से फी इनकम हुआ है वो 96 करोड़ है, और को लेंडिंग से जो फी जनरेट इनकम हुआ है वो 165 करोड़ है। तो स्ट्रॉन्ग इनकम आया है इनको, ये जो नॉन इंटरेस्ट इनकम का पूरा बकेट है इनका। अब सी यहाँ पे आपको कुछ कैपिटल तो ऐसा लगाना नहीं है, आपको बहुत कुछ रिसोर्सेज भी नहीं लगाने, बट आपको इतना अगर अच्छा नॉन इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है, तो ये सीधा सीधा आपके पैट को, आपके आरओई को बूस्ट करता है। एंड ये काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है। 4 इनके पिलर्स तो है बिजनेस के, बट ये नॉन इंटरेस्ट इनकम इज अ वेरी बिग हाईलाइट जो केपली ग्लोबल को सपोर्ट करता है। और इनका कंट्रीब्यूशन आप देखिए 31% था लास्ट ईयर में, अभी वो 32% के आसपास है। तो एज सच भी कोई ऐसे ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स नहीं है कि भाई विद टाइम विद ग्रोइंग बुक या फिर ग्रोइंग इनकम उसका परसेंटेज घट भी नहीं रहा है। यहाँ पे इनका काफी अच्छा फोकस है टू मेंटेन इट अराउंड 30%। तो विच इज एब्सोल्युटली गुड। इनका अगर क्रेडिट कॉस्ट देखे ना, Q1 में एक पिक हुआ था। आई थिंक दे प्रोविजन स्ट्रांगली। जब ये प्रेशर फर्स्ट टाइम दिखे थे माइक्रो फाइनेंस में, तो इन्होंने भी प्रोविजनिंग उस टाइम पे बढ़ा के अपना तो जो क्रेडिट कॉस्ट में इनका स्पाइक दिख रहा है। बट वहां से फिर आप देखेंगे Q2, Q3, Q4 में इनका एसेट क्वालिटी जो क्रेडिट कॉस्ट है एज सच कोई डिटोरिएशन नहीं है, ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो इनका एसेट क्वालिटी वाइज में मुझे कुछ चैलेंजेस दिखता नहीं है। एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जो नंबर्स है जीएनपी है, एनएनपी है, वो काफी स्टेबल है और रादर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। कलेक्शन एफिशिएंसी अगर बात करूं, इस क्वार्टर में जो इन्होंने नंबर दिया है 99% प्लस पे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी चल रहा है। तो एज सच वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनके गाइडेंस की बात करें, तो इनका नेक्स्ट मिड टर्म का जो गाइडेंस है इन्होंने बोला है कि करंटली हमारा बुक है अराउंड 20 to 23,000 करोड़, जिसको इनको लेके जाना है बाय FY28 अराउंड 50,000 करोड़। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये निकल के आता है ऑलमोस्ट 27 to 30% कैडर।
तो अभी करंटली कंपनी ग्रो हो रही है 40-45%, तो इन्होंने कंजर्वेटिव साइड पे गाइडेंस दिया है। बट जो एग्रेसिव पेस से ये ब्रांच एडिशन कर रहे हैं और जो लोन डिसबर्समेंट सिचुएशन और ज्यादा फेवरेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि अब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, रेट्स कम हो रहे हैं, तो डिमांड भी जो लोन से क्रेडिट का डिमांड भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये पेस को ये मेंटेन तो कर पाएंगे, तो बट विल हैव टू सी ये 27-30% के रेंज में रहते हैं या दे एक्सीड दैट। बट कंजर्वेटिव साइड पे इन्होंने गाइडेंस दिया है। इनका मार्जिन रिलेटेड जो गाइडेंस है, आरओई का इनका कहना है कि हमारे मार्जिन अभी ईयरली 12% के आसपास है। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो 16% पे पहुंच गए हैं, बट ईयरली नंबर अभी भी 12% पे है। तो ये ईयरली आरओई का जो नंबर है उसको 16% पे लेके जाने का इनका टारगेट है नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। इसके अलावा बिकॉज नाउ दे आर ग्रोइंग एट सच ए हाई पेस, तो ऑब्वियसली इनको फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इनको ऑलरेडी बोर्ड से रेजोल्यूशन इन्होंने पास कर लिया है टू रेज अराउंड 2000 करोड़। बट करंटली इनको उन्होंने कुछ टाइमलाइन नहीं फिक्स किया ये कब करने वाले हैं। अब अगर पीएनएल देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इनका लोन बुक का जो ग्रोथ है पेस का, और वहां से इनको जो इनकम आ रहा है कंपेयर अगर आप करेंगे, इंटरेस्ट इनकम देख लीजिए 49% के आसपास है, नॉन इंटरेस्ट इनकम 56% है, विच इज ग्रोइंग एट इवन हायर पेस। बट इनका आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम जो रेशियो है विच वॉज अराउंड 70% प्लस, अभी कुछ आया है वो अराउंड 55% के आसपास है, राइट। आई थिंक 54% है। तो वाइल डूइंग दैट एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन, कॉस्ट टू इनकम पे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है इनका, तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे, जिसकी वजह से इनका पैट ग्रोथ इज मच मच हायर देन इनका इनकम ग्रोथ। तो यू विल नोटिस इनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। इस क्वार्टर का भी अगर आप देखेंगे जो पैट ग्रोथ है 115% है, और अगर आप ईयरली भी नंबर देखेंगे तो यू विल नोटिस इनका जो पैट ग्रोथ है इज मच हायर देन जो इनका इनकम ग्रोथ है। तो विच इज टेलिंग यू कि कंपनी इज रनिंग वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी ऑपरेशनल, जो इनका चीजें है वो सही दिशा में जा रहे हैं। दे आर वेल मेंटेनिंग देयर एक्सपेंसेस इन कंट्रोल है। सी इनका जो डिजिटल पे फोकस है ना, ये काफी हद तक इनको हेल्प करता है। बिकॉज अगर ये आप छोटे छोटे टिकट के साइज के आप लोन्स देते हो तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज छोटे छोटे टिकट साइज के अगर लोन्स हैं तो आपको ज्यादा कस्टमर को लोन देना है, तभी जाके लोन बुक में ग्रोथ आएगा। अगर आप ज्यादा कस्टमर को लोन देते हो तो रिकवरी करते वक्त आपको उतने सारे ज्यादा कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑन द ग्राउंड जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके स्ट्रांग है, जैसा करंटली कैप्री ग्लोबल का सिचुएशन है, तो इनका लोन ओरिजिनेशन से लोन प्रोसेस जो पूरा है, पूरा लाइफ साइकिल और फिर रिकवरी एंड क्लोजर, पूरा प्रोसेस इनका ऑनलाइन है, इनके एप्स है, और ये लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। एआई बेस्ड इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है विच अर्ली इंडिकेशन देता है अगर कहीं पे भी कुछ स्ट्रेस दिखता है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 150 मेंबर स्ट्रॉन्ग टेक टीम बनाया है और 20 डेटा साइंस इन्होंने हायर किए हुए हैं पूरे अपने टेक प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्गर एंड इवन स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तो काफी टेक हेवी है। हमने देखा था आवाज में जो टेक प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहा था, यही सारे बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए जो क्रेपरी ग्लोबल करंटली अचीव कर पा रही है। तो ये फोकस है। तो इनऑल अगर ओवरऑल अगर मैं इनका अगर अभी सेगमेंट वाइज अगर गाइडेंस दूं, तो गोल्ड लोन के रिलेटेड इनका जो 803 ब्रांचेस है, 8000 करोड़ एयूएम है, तो मोर देन आई थिंक 10 करोड़ के आसपास एयूएम पर ब्रांच है। तो ये पेस को ये कंटिन्यू करने वाले आगे चलते हुए भी। बोथ ब्रांच एडिशन इज गोइंग टू हैपन ऑन गोल्ड एज वेल एज नॉन गोल्ड लोन साइड। तो विल ट्रैक ये कहाँ कितना आगे बढ़ता है। तो इनका ओवरऑल अगर सिचुएशन अगर डिस्कस करें तो वी विल अंडरस्टैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस से कंपनी ग्रो हो रही है। इनका गाइडेंस भी वैसा ही है। कंजर्वेटिव साइड पे इन्होंने 30% के आसपास बोला है, बट लुकिंग एट द पेस दे कैन डेफिनेटली सरपास दैट, एंड while maintaining the asset quality they have achieved this growth. तो everything looks to be going good for the company। मुझे काफी कुछ मैंने प्रीवियस 6-7 या फिर ऑलमोस्ट 8 पीपीटीज को खोल के सब देखने की कोशिश की, भाई कहीं तो कुछ मिलेगी, पॉइंट आउट कर पाए कि भाई कहीं पे कुछ दिक्कत है, बट आई कुडंट फाइंड इट। बट सी आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मैंने ये वीडियो भी बनाया, एसबीएफसी हो गया 5 स्टार में इनको काफी टाइम से कवर कर रहा हूँ, बट द कॉन्फिडेंस लेवल दैट आई हैव विद मे बी एसबीएफसी 5 स्टार उतना नहीं है। बट सी कॉन्फिडेंस यू माइट नॉट हैव, बट कंपनी एज सच जब इतना अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली डिजर्व द चांस इन योर पोर्टफोलियो। अगर अच्छा करती है आगे चलते हुए भी, अगर ये अपने नंबर्स को डिलीवर करती है, तो हम अपना पोर्टफोलियो में इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे एंड विल ग्रो विद द कंपनी। सी एम हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है और एज सच कोई आपको रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे, तो अंडर ओवर उसका एनालिसिस करके बाल की खाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। मतलब इफ यू लार्जली हैव डन गुड एनालिसिस, तो टेक अ पोजीशन एंड कीप एनालाइजिंग एंड ग्रो विद द कंपनी। अगर कंपनी अच्छा कर रही है ना, तो विल ग्रो आवर बेट साइज ऑन द कंपनी विद द टाइम। सी अब इसेंशियली आज का अगर ग्रो जो स्टॉक का मूवमेंट है अगर वो छोड़ दे, आज ऑलमोस्ट 19% का ये स्टॉक चल गया है। अब आई वॉज प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन संडे बट आई कुडंट, बट अगर 19% का आज का अगर मूवमेंट छोड़ दे, तो लास्ट संडे तक इसका जो प्राइस टू बुक है 2.9 पे चल रहा था, जो सबसे निचला था कंपेयर टू, आप अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देख लीजिए या फिर होम फर्स्ट या फिर एसबीएफसी देख लीजिए, आप 5 स्टार देख लीजिए, सबसे कम था।
आज के मूव के बाद भी इसका जो प्राइस टू बुक है ऑलमोस्ट 3.3 3.4 के आसपास है, जो फिर भी कम है एसबीएफसी हो गया 5 स्टार का जो 3.89 के आसपास चल रहा है। तो अभी भी आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ जूस लेफ्ट इन द कंपनी, बिकॉज ये ऑलरेडी सबको आउट परफॉर्म कर रही है, हायर पेस से ग्रो हो रही है, गाइडेंस भी अच्छा है, एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, एक्सपांशन कर रही है, ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफिकेशन है, नॉन इंटरेस्ट इनकम जो एक इनका काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अभी तो सिचुएशन यहाँ से और इम्प्रूव होने वाला है, ऐसे सारे सिचुएशन है पूरा जो एनबीएफसी का पूरा सेगमेंट है। तो कैप्री ग्लोबल आई फील कैन डू इवन रियली वेल फ्रॉम हियर। तो अब इन्वेस्टमेंट एडवाइस सच नहीं है, बट इट्स वर्थ ट्रैकिंग। अगर आपको अच्छा लगे, यू कैन डू फर्दर एनालिसिस, अच्छा लगे तो ऐड टू योर वॉच लिस्ट। तो चलो यहीं तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव क्वेरीज एंड डेफिनेटली एसबीएफसी एंड 5 स्टार इन द नेक्स्ट वीडियो। तो लेट मी नो क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।